तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी में हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर। तो सबसे पहले बताइए कि पावर का डिफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? आप लोग बोलिए, पावर का मतलब क्या होता है? एनीवन? तो देखिए, पावर का वन ऑफ द डिफिनेशन है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। देखिए यहाँ पे क्या लिखे है स्टूडेंट, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। बट जैसे आप टोटल वर्क बाय टोटल टाइम लिखे हैं तो ये हो जाएगा एवरेज पावर। कौन सा पावर? इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर? एवरेज पावर। यस, तो P इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। करेक्ट। लेकिन ये मेरा एवरेज पावर है। अब यहां देखिएगा, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो नहीं लगता कि यहाँ पे टोटल वर्क बाय टोटल टाइम में अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत छोटा सा टाइम, और इसका मतलब इनफाइनाइट डेसिमल टाइम। और इनफाइनाइट डेसिमल टाइम में जो वर्क रहेगा वो W रहेगा या DW रहेगा स्टूडेंट? dW बाई dt। तो यहाँ से जो लिखेंगे एवरेज वैल्यू में अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगा देंगे तो फिर वो एवरेज रहेगा या वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dW बाई dt। हाँ या ना? करेक्ट। dW बाई dt। चलिए, और इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? dW के बदले F डॉट डी आर। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F डॉट डी आर बाई डी टी? हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F डॉट V। देखिए सही है, सही है। अब बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर। सब लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर यहाँ पे बोल देंगे कि और F डॉट वी इक्वल टू, आप ये भी तो लिख सकते हैं, F का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हाँ या ना? where theta is the angle between force vector and velocity vector, where theta is what?
फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, यस। लेकिन स्टूडेंट एक बात ये मानिएगा कि अगर यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, जल्दी से बोलिए। 0 to, यस। अगर थीटा ऑलवेज 90 मेंटेन रहे, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अगर थीटा ऑलवेज 90 रहेगा, ऑलवेज अगर 90 रहेगा, करेक्ट, कितना रहेगा, 90 रहेगा, तो पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। और किसी का पावर 0 हो गया, और पावर का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, जूल पर सेकेंड। ऐसा सिस्टम है जिसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। और पावर ही 0 हो गया तो क्या बोल सकते हैं उस फोर्स को, वाटलेस फोर्स। हाँ या ना, पावरलेस। वाटलेस अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो पावरलेस तो बोल सकते हैं ना, कोई पावर ही नहीं है तो पावर ही तो काम ही नहीं करेगा, पावर रहेगा तब तो वर्क करेगा। इसका मतलब उसका पास वो फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, वाटलेस फोर्स हो गया, करेक्ट। इसका मतलब है कि बहुत सारा आप लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसका पावर 0 तो वाटलेस फोर्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वाटलेस फोर्स हो गया तो वर्क करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, P ही 0 हो गया स्टूडेंट। तो P क्या होता है, dw/dt। तो dw के लिए क्या लिखिएगा, P dt, और P 0 हो गया तो dw क्या हो गया, हर मोमेंट पे 0। तो W को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो W भी तो 0 हो जाएगा। अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर, आज के बाद अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन dr का तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि पाथ के लॉन्ग ही जाएगा। तो उस टाइम पे तो वर्क होगा नहीं, ऐसे भी मान लीजिए। तो देखिए यहाँ देखिएगा, और इसको मैं डैम श्योर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मुझे ही पढ़ाना है, ध्यान से देखिए। आगे चलकर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का ये वैल्यू फार्मूला होता है। यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, ये देख रहे हैं, F इक्वल टू क्या लिखा है, QV क्रॉस B। तो ये बताइए कि अगर आपसे पूछेंगे, वेक्टर मैं पढ़ाया हूं ना, तो हाँ ना बोला कीजिएगा। A क्रॉस B और डॉट A कितना वैल्यू होता है, A क्रॉस B डॉट A। तो नहीं था, A क्रॉस B भी एक वेक्टर है, A क्रॉस B इज ऑल्सो ए वेक्टर ना, और A क्रॉस B इज ऑल्सो ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज B। हाँ है ना, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। तो A क्रॉस, कोई पूछेगा A क्रॉस B और वेक्टर A में कितना एंगल होता है, बोलिए तो कितना एंगल होता है, 90। तो वैल्यू ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है और उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पर फोर्स का फार्मूला मुझे पता है कि ए फोर्स का फार्मूला होता है। तो बताइए वहां पे एफ डॉट वी का वैल्यू क्या होगा। तो एफ डॉट वी के लिए क्या ए नहीं लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी। हाँ या ना, अरे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। इसका मतलब कि पावर क्या हो गया, 0। तो आप, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए आगे चलकर वहां पे 200% गारंटी मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। इससे बड़ा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसी पर 30% क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो अपने ताकि मैग्नेटिक फील्ड फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल वाटलेस फोर्स है, कैसा लेस, पावरलेस। तो पावरलेस जैसे बोल दिए मतलब वर्क नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा,
और जब वर्क ही नहीं करेगा तो एक बार वर्क इन थ्योरम आप लोग बोल दीजिए। वर्क इन थ्योरम क्या पढ़ाए हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, और वर्क डन जीरो हो गया तो चेंज इन काइनेटिक भी क्या हो जाएगा? जीरो। और चेंज इन काइनेटिक जीरो मतलब काइनेटिक इज कांस्टेंट, है ना? और काइनेटिक इज कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट। यस, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चैप्टर पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे देखिए इसको ऐसे प्रूफ कर देंगे कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाटलेस फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स वाटलेस फोर्स है, वो वर्क नहीं करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। फोर्स लगाता है, उसका कारण एक्सेशन भी होता है, वर्क नहीं करता है। तो कोई फोर्स वर्क ही नहीं करेगा तो क्या वो स्पीड को चेंज कर पाएगा? अकॉर्डिंग टू वर्क इन थ्योरम स्पीड चेंज। इसका मतलब जिस स्पीड से इन करेगा उसी स्पीड से आउट होना पड़ेगा। वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पीड बोल रहे हैं। ओके, तब समझ में आ गया कि ये सब कहां पे आने वाला है। ओके, चलिए, तो यहां तो समझ में आ गया कि आज के बाद अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा तो पावर जीरो हो जाएगा। और इस टाइप का जब सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस टाइम पे जो फोर्स रहेगा उसको कैसा फोर्स बोलेंगे? हैविंग सब वाट या वाटलेस फोर्स। यस, और अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा और 0 से बड़ा तो पावर आपका क्या होगा? देखिए तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। यस, और थीटा का वैल्यू अगर 180 से छोटा और 90 से बड़ा तब अब पावर क्या होगा? निगेटिव। तो इतना तो समझ में आ गया कि पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, है ना? और ये भी तो समझ में आ गया कि एवरेज पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। एवरेज पावर क्या होता है? फास्ट टोटल वर्क बाय टोटल टाइम क्या होता है? और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? dW/dt। इसका मतलब F.V, ऐसे याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स में, F.V। Okay, now come to the point. यह P वर्सेस T का ग्राफ, तो बोलिए, या ऐसे देख लेते हैं। dW/P इक्वल टू dW/dt, देन dW इक्वल टू क्या रहेगा? P/dt। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। क्या होता है स्टूडेंट? तो बोलिए, पावर वर्सेस टाइम का इंटीग्रेशन क्या देगा? वर्क डन देगा, नहीं? ये रहेगा वर्क डन, T1 से T2। तो क्या ग्राफ अगर P वर्सेस T का दिया रहेगा तो आप लोग वर्क डन निकालेंगे एरिया निकाल कर, है ना? ये है T1, ये है T2, ये है T3। बोलिए, T1 से T2 तक वर्क डन क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? और T2 से T3 तक निगेटिव।
और T1 से T3 तक ये एरिया थोड़ा छोटा लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट, और ये थोड़ा यस, तो नहीं लगता है कि ये टोटल एरिया जो रहेगा, तो एरिया है क्या यहाँ पे, वर्क डन का अलजेब्राइक एडिशन है, तो W1 प्लस W2, यहाँ से यहाँ तक W1, यहाँ से यहाँ तक W2, नहीं लगता कि ये बड़ा है छोटा है, तो क्या निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके देखिए, एक क्वेश्चन है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ, क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम when instantaneous power becomes zero। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज पावर बिटवीन t equal to 0 to t equal to tf, टाइम ऑफ फ्लाइट। And fourth question, find the average power between t equal to 0 to t equal to time of ascent। और ये सारा पावर किसकी वजह से, ड्यू टू mg। पावर तो किसी फोर्स का रहेगा ना, पावर किसका रहेगा, फोर्स का रहेगा। तो सारा पावर, सारा वैल्यू जो मैं किसके वजह से पूछ रहा हूँ, कौन सा फोर्स के कारण। यहाँ पे जब वंस यू प्रोजेक्ट दिस पार्टिकल, तो फोर्स के नाम पे तो सिर्फ एक ही लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, mg। तो सारा जो क्वेश्चन दिए हैं वो ड्यू टू फोर्स mg। सॉल्व कीजिए। मोशन में यहाँ देखिएगा, ये तो पता नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशनल होता है या 2 डायमेंशनल। हम लोग जो सिलेबस में है 2 डायमेंशनल ही है। 3 डायमेंशनल आपको नहीं पढ़ना है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट करके स्पिन कर दीजिए, मतलब वो एक प्लेन में जा रहा है और ऐसे घूम गया, तो ऐसा तो मोशन आपको पढ़ना नहीं है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल कार्टेशियन सिस्टम में v के लिए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, vxi प्लस vyj, हाँ या ना। और mg के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम mg माइनस j। और इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या था, f डॉट v। तो जब f डॉट v किए तो आपने लगता कि i डॉट j 0 हो जाएगा।
यस, इसका मतलब है कि पावर, अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पावर ऑफ एम जी के लिए एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, नहीं है। एक्स कंपोनेंट तो आता ही नहीं है, आया है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट नहीं आया है, इसका मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहला बात। और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आप नहीं जानते हैं, वी वाई के लिए ए लिखते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, आया ना। अब वी वाई के लिए क्या हम लिख सकते हैं, यू साइन थीटा अब माइनस जी टी। देखिए तो यहाँ तक मैं सही हूँ, तो पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस एम जे यू साइन थीटा माइनस जी टी, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। तो ये था, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहां से देखिएगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे पावर पॉजिटिव, प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ कहाँ पे पावर पॉजिटिव रहेगा, कहाँ तक पावर पॉजिटिव रहेगा और कहाँ पे पावर नेगेटिव रहेगा और कहाँ पे पावर जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे ए ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा, जहाँ तक ए ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा, कौन सा ब्रैकेट, यस, तो ये पॉजिटिव तो आगे में निगेटिव, तो पावर निगेटिव रहेगा, हाँ या ना। और जहाँ जहाँ पे ये ब्रैकेट निगेटिव रहेगा तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, वहाँ पे पावर क्या रहेगा, डैम श्योर पॉजिटिव रहेगा। और जहाँ पे ब्रैकेट जीरो हो जाएगा वहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो जीरो से टाइम ऑफ एसेंट के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव रहता है। और यस, और टी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट पुट कीजिएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट यही होता है ना, यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो इसका मतलब एकदम बिल्कुल पीक पॉइंट पे पावर बिकम्स व्हाट, जीरो। और जैसे ही टाइम ऑफ इस टाइम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक टर्म जीटी वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ब्रैकेट निगेटिव होता है और निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में mg का पावर जीरो, टी इक्वल जीरो से टाइम ऑफ एसेंट तक निगेटिव पावर रहता है उस, और टाइम ऑफ एसेंट से टाइम ऑफ डिसेंट के बीच में, टाइम ऑफ डिसेंट के बीच में पॉजिटिव पावर रहता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे पावर क्या रहता है, जीरो रहता। अब देखिए, तो वो बात, अगर उस बात के लिए ये तो मैं मैथमेटिकल आपको दिखा दिया ना, अगर मैथमेटिकल नहीं भी दिखाता स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट बताए थे ना कि एफ डॉट वी का मतलब है एफ वी कॉस थीटा, हाँ या ना। और बताए थे कि जहाँ पे एंगल एक्यूट रहेगा वहाँ पे पावर पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा वहाँ पे पावर निगेटिव रहेगा, जहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा वहाँ पे पावर जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से ए से बी के बीच में वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, हाँ या ना। नहीं, आपके सामने है और यहां पे इस पॉइंट पे यस 90 हो जाएगा। तो जो यहां से बोल रहे हैं उसको डायग्राम से भी तो देख लेते हैं। और यहां से बी से सी के बीच में वेलोसिटी वेक्टर और mg के बीच में एंगल क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा। तो यहाँ से एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्क ऑफ एनर्जी का थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव मुझे मिला था। प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यू टू mg कहाँ, कौन से डोमेन में, टाइम का कौन सा रेंज में पावर पॉजिटिव, कौन सा डोमेन में पावर नेगेटिव और कहाँ पे पावर जीरो। तो क्या बोलना है, जीरो से टाइम ऑफ एसेंट तक पावर नेगेटिव और टाइम ऑफ एसेंट से टाइम ऑफ डिसेंट की वजह पावर पॉजिटिव और एग्जैक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स जीरो, करेक्ट। तो अगर इसको जीरो कर दिया जाए, p इक्वल टू जीरो, तो कौन सा टाइम आता है, यही आएगा ना, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो t यहाँ से क्या आएगा,
यू साइन थीटा बाई जी, हाँ या ना। अरे कौन सा वैल्यू था, टाइम ऑफ एसेंट था। तो इक्वेशन और डायग्राम एक दूसरे का अपोजिट है या मैच कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। तो यहां तो कुछ सबको समझ में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डायग्राम से भी अगर नहीं मुझे समझ में आ रहा था, अब बिना डायग्राम का भी अगर सोचना रहता तब कैसे सोचते, तो मैं बोलता कि स्टूडेंट ऐसे सोचते, ए से बी तक। एक और सोचने का तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका ये हो गया, थर्ड तरीका भी अगर दिमाग लगाते यहाँ पे तो आपको नहीं लगता कि ए से बी तक जाते तो स्पीड कम होता, हाँ या ना। प्लीज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया कीजिएगा। ए से बी तक जाते तो स्पीड बढ़ता है घटता, स्पीड नॉट वेलोसिटी, कम होता, ऊपर जा रहा है ना पार्टिकल। और जब स्पीड कम होता तो डेल्टा के क्या होता स्टूडेंट, निगेटिव, और डेल्टा के निगेटिव होता और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन होता है, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क डन निगेटिव होता तो W इक्वल टू तो यही था ना, P dV का इंटीग्रेशन, करेक्ट। इस या ऐसे भी एक तो देखते हैं, P इक्वल टू व्हाट, DW, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत छोटा सा चेंज इन काइनेटिक निगेटिव, तो DW भी निगेटिव, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट, छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और DW बाई DT, इसमें DT तो कभी निगेटिव होता नहीं था, ये निगेटिव है तो पावर भी क्या होता, निगेटिव आता। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब B से C तक आते रहते, तो B से C तक जब आते हैं स्टूडेंट, तो नहीं लगता V इंक्रीज होगा। अब V इंक्रीज होगा तो चेंज इन काइनेटिक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम में भी क्या होता, पॉजिटिव। तो P के लिए तो यही लिखते ना, DW बाई DT, तो ए वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं लगता पावर पॉजिटिव रहेगा, यस। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, सेकेंड क्वेश्चन था, बोलिए फास्ट। वो तो निकाल दिए, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, तो P एवरेज क्या होता है, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, हाँ या ना। और टोटल वर्क डन कितना रहेगा, यहाँ ए से ए तक, यहाँ तक। तो बताए थे ना mg का वर्क डन निकालने का तरीका, एक बढ़िया ट्रिक दिए थे। क्या होता था mg का वर्क डन, ऊपर गया तो माइनस mgh, नीचे गया तो प्लस mgh, और h ही जीरो हो गया, देन वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होना भी चाहिए था, एक तो mgh से देख लिए, और दूसरा कि नहीं सर यहाँ से नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और बढ़िया से होता तो और अच्छा रहता। तो और बढ़िया से mg यहाँ पे कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स, बोलिए। और कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना, F डॉट डी, हाँ या ना। और जब A से आप C पे गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, करेक्ट, हाँ या ना। और mg किधर है, नीचे है ना, और एंगल कितना हो गया। फॉर कांस्टेंट फोर्स आपको पाथ देखना है क्या, कांस्टेंट फोर्स जब रहता है तो ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव, तो वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी। तो नहीं लेता कि टोटल वर्क डन यहाँ ए से सी के बीच में जीरो, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा, टोटल वर्क डन बिकम्स व्हाट, जीरो। तो एवरेज पावर ए से सी के बीच में कितना हो गया, जीरो हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब किसके कहां से कहां तक निकालना था एवरेज पावर, जीरो से t इक्वल टू जीरो से t
टी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट तक। तो बताइए ए से बी तक जाने में mg कितना वर्क करेगा? तो mg पर इतना स्टोरी कर चुके हैं, अब इसका फिर से वर्क निकालने का के लिए आपको डिराइव करने का रिक्वायरमेंट है, या वर्क डन ड्यू टू mg गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर ए टू बी और डिवाइड बाई टी ए, आपको नहीं तो माइनस mg लिख देना चाहिए, हाँ है ना? वर्क डन बाई mg तो पढ़ा चुके हैं ना, नहीं पढ़ाते तो अब निकालते हैं, बट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो क्या लिखना चाहिए? माइनस mg वेयर एच इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टी ए कितना है? यू साइन थीटा बाई जी। देख लीजिए कितना आता है, देखिए तो जी और जी कैंसिल हो जाएगा, और यू साइन थीटा भी तो कितना आता है? mg यू साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था, या बहुत स्मार्टली इसको सॉल्व कर लिए। छोटा छोटा चीज जो बात सीखे हैं उसको अप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए अब यहां देखिए, यहां देखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? वेरी गुड, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ इज द फंक्शन ऑफ, अभी तो सब लोग फंक्शन पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी मुझसे ज़्यादा फंक्शन जान रहे होंगे। तो एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस। लेकिन अब अगर मैं बोलूँगा इस फंक्शन का मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए x1 से x2 तक, कहाँ से कहाँ तक? x। तो आगे आपके जो मैथ के सर हैं वो एक थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई भी अगर फंक्शन है f इज द फंक्शन ऑफ x, तो उसका x1 से x2 तक के बीच में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इस थ्योरम का नाम है, बोलिए कोई पढ़े हैं? नहीं। तो ये डिफरेंशिएशन में आएगा, कैलकुलस में आएगा। इस थ्योरम का नाम है लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा? बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, लैग्रेंजेज वैल्यू थ्योरम। और 200% गारंटी मैथ के टीचर आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। जब डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर आएगा तो ऐसा कहीं ना कहीं पे, या मोनोटोनिसिटी जो भी, या कहीं पे आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर यहाँ पे बताने का क्या मतलब है? ये बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या आया था स्टूडेंट? बोले तो ये था ना माइनस mg, और क्या आया था? यू साइन थीटा माइनस gt। ठीक है? तो नहीं लगता कि पावर इज द फंक्शन ऑफ टी, हाँ या ना? तो यहां से ए भी तो काम कर सकते थे, t इक्वल 0 टू टी इक्वल टू टी एफ, करेक्ट? और उस कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर देते तो क्या लिख सकते थे? माइनस mg यू साइन थीटा माइनस gt dt 0 से टी एफ और डिवाइडेड बाई dt 0 से टी एफ, हाँ या ना? और जब ये निकालते डैम से और वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बात हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एवरेज पावर बिटवीन t इक्वल 0 से t इक्वल टी एफ। तो ये जब पहले निकाल चुके हैं फिर भी ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि पावर एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया रहेगा, और तब उसी से आपको एवरेज पावर किसी टाइम इंटरवल में पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम मैंने लिया और आपको P इक्वल टू
टी स्क्वायर माइनस 3t+4 दे दिया। कितना दे दिया स्टूडेंट? टी स्क्वायर माइनस 3t+4 दे दिया। और तब आपसे पूछा व्हाट द, ए है इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। और तब पूछेंगे व्हाट द एवरेज पावर बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या इस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं? ये जो बताया अभी यहां से निकालेंगे। यस, तो इसको बॉक्स पे करके रख लीजिएगा। यही तो फायदा है कैलकुलस पढ़ने का। इंस्टेंटेनियस दिए, इसका एवरेज पूछ रहे हैं। अब एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि सर एक काम करेंगे कि t इक्वल टू 1 पे पावर निकालेंगे, t इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, अब P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वो नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे? ऐसे निकालना पड़ेगा। करेक्ट? चलिए, अब एक क्वेश्चन अगर आ गया है तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट तो P इक्वल टू क्या था? dw बाई dt। तो dw इक्वल टू क्या होगा? P dt। तो w इक्वल टू क्या हो गया? t स्क्वायर माइनस 3t अब प्लस 4 dt। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टी क्यू बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 3t स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 4t। लिमिट टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 से 2। देखिए फर्स्ट कितना? 14/3। अगर ऐसा सिस्टम में काम करें तो जूल रहेगा। अब ये तो वर्क डन निकालिए। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई कर देना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम WET वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो जिस फोर्स का पावर था उसका वर्क कितना है? 14/3। तो डेल्टा के भी क्या रहेगा? 14/3 जूल रहेगा। यही तो आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए
हो गया ना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे बोलिएगा तो 2 लाइन में इसको लिख देंगे, बट इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ इस पार्टिकल ऑफ मास m पे इसे कोऑर्डिनेट डिस्टर्ब हो रहा है। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, समथिंग एक कोई डिसिपेटिव फोर्स है लाइक फ्रिक्शन, और भी कोई एक फोर्स है। करेक्ट। तो एक्चुअल में बाकी जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स में ही काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप का फोर्स लिया हूँ। एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं, एक डिसिपेटिव फोर्स लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डिसिपेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिसका बर्डन वापस हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका वर्क करने से वो वर्क किसी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल नहीं लेता, काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगा तो हीट क्रिएट करेगा, हाँ या ना। अगर इसको रफ करते हैं तो क्या क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगा। तो इस और एक्सटर्नल फोर्स में, अब एक्सटर्नल फोर्स के अंदर सब आ गया, F1 F2 F3 बहुत सारा जो भी ले सकते हैं। और तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट अबाउट नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम WET, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, सपोज कीजिए कि आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था स्टूडेंट? वर्क एनर्जी थ्योरम था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट, चेंज इन। ऐसे आप लोग मुझे कोई लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल ये बता सकते हैं क्या? ये नहीं बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल क्या है, वो तो मुझे पता है। व्हाई द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया या क्या कंडीशन होना चाहिए? एनी वन? मतलब ये तो है कि ठीक है सर हम प्रॉब्लम बना लेते हैं बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट क्यों लगा रहे हैं, और लगाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, वो एक्चुअली वो कंडीशन में पूछ रहा हूं। एनीवे, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मेरे पास कौन कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आया ना, और एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। और दिस इक्वल टू व्हाट, 0। सॉरी, दिस इक्वल टू डेल्टा के अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ इफ this becomes 0 and this becomes 0, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वैल्यू वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
जीरो हो जाए। मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो बोल रहा हूं या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो बोल रहा हूं, दोनों में अलग अलग बात है। तो मैं यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो, मैं बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, उसका वर्क ए वैल्यू वर्क डन जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए? उसका वर्क डन जीरो हो जाए। तो अगर ए टर्म और ए टर्म जीरो हो जाएगा, और यहां देखिएगा इस टर्म का जीरो होने का क्राइटेरिया बता सकते हैं? नीचे वाला टर्म का, नीचे वाला टर्म ए वैल्यू जीरो होने का दो क्राइटेरिया हो सकता है, या तो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहे, हाँ या ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे, और अगर प्रेजेंट भी रहे तो ऑल द टाइम अगर इसके बीच में एंगल 90 बनते रहे, कितना बनते रहे? 90 डिग्री। और 90 भी बनते रहेगा तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, करेक्ट? तो इस कंडीशन के साथ अब क्या बचता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, हाँ या ना? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो बताइए सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगता है कि इसके बराबर होता है माइनस डेल्टा यू, हाँ या ना? देखो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा? क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं? ए पोटेंशियल एनर्जी में मैं डिफाइन कर दिया था, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि माइनस एफ सी डॉट डी आर इक्वल टू कितना होता था स्टूडेंट? डेल्टा यू, हाँ या ना? तो एफ सी डॉट डी आर इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल्टा यू। क्या लिख सकते हैं? तो क्या इसके बदले माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के लिख देंगे? तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ये जो मिला है उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ। और इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? u2 माइनस u1, और इसको क्या लिख सकते हैं? k2 माइनस k1 इक्वल टू व्हाट? जीरो। और क्या यहां से ए हो जाएगा? k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2, हाँ या ना? और k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसका सम? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो यहां से k प्लस यू इक्वल टू और कांस्टेंट मिलता है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल का दो फॉर्मेट, k प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट या डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। लेकिन ये बताइए कि यहां तक आने के लिए व्हाट द क्राइटेरिया एंड कंडीशन? कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कंजर्वेशन, अच्छा बताइए विजुअली मोर जनरलाइज, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम? आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे आए हैं? कहां से कहां आए हैं? यस, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पाए हैं। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम इज द मोर एंड मोर जनरलाइज। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाने का तरीका भूल गए, वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, डैम श्योर होगा। लेकिन अब अगर एक कंडीशन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए इज इट कंपल्सरी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो? अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल, इज इट कंपल्सरी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो? तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स का, यस एक्सटर्नल फोर्स से मतलब था या उसका वर्क डन का जीरो होने से मतलब था? वर्क डन जीरो होने से मतलब था। इसका मतलब सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा, मतलब सो मेनी एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लाइन मेरी तरफ से लिख लीजिएगा, ध्यान सुन लीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट रहेगा और फिर भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं।
तो उसका वजह ये रहेगा कि अगर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क डन 0 कर रहा है, प्रेजेंट हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बस काम नहीं करो, करेक्ट। तो अगर वर्क नहीं करेगा देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाँ या ना। आज ये संजोग की बात है, चांस की बात है कि जो मैं बोल रहा हूं उसी पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी चीज पे आता है। नहीं देखते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सबसे ज्यादा बनाते हैं, हाँ या ना। स्ट्रिंग मास सिस्टम और स्ट्रिंग मास सिस्टम में mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो समझ में आता है, mg क्या है, कंजर्वेटिव। बट इस पे अपार्ट फ्रॉम mg टेंशन भी तो लग रहा है, तो टेंशन यहाँ पे कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स रहते हुए भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं और लगाएंगे भी, लगाते भी हैं। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद ही तो निकालते हैं √5g अलग कुछ कुछ निकालते रहते हैं। तो स्ट्रिंग मास का तो कितना सारा प्रॉब्लम है और सब में हम लोग बेधड़क एकदम बिल्कुल बढ़िया से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाते रहते हैं। इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स टेंशन एज एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है बट वो वर्क नहीं कर रहा है, हाँ या ना। क्योंकि इसका dr के साथ इसका ऑल द टाइम एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो एक डेप्थ का बात था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल के लिए, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल के लिए ये बात कंपलसरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ये बात ज़्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट भी हो बट वर्क डन नहीं करे, करेक्ट। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर बार्टलेस है, क्या है, then we can apply conservation of then we can also apply the conservation of mechanical energy in this type of situation. चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड and ux equal to 2x square. The particle has a mass m and it has total mechanical energy E equal to 2 joule. Find the, ये थोड़ा एक बढ़िया प्रॉब्लम ले रहा हूं, टर्निंग पॉइंट ऑफ मोशन, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, और m इक्वल टू 1 के लिए लेना है। एक क्वेश्चन में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ u वर्सेज x एंड k वर्सेज x। k मतलब काइनेटिक रेंज। ओके, चलिए इस सेल को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं ही सॉल्व करूंगा, या अगर आप लोग 5 मिनट टाइम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग 5 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, हम लोग क्वेश्चन को ही 5 बार पढ़िए, नहीं सॉल्व होता है तो। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। ये तो समझ में आ गया ना कि पार्टिकल का मूवमेंट अंडर द एक्सटर्नल फोर्स है या पार्टिकल का मूवमेंट इस पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड में है। पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ फील्ड फोर्स है। नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि सिर्फ क्या है, फील्ड फोर्स है। मतलब वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, राइट। आप ये बताइए u इक्वल टू 2x स्क्वायर है, यहां देखिएगा सब लोग, u इक्वल टू 2x स्क्वायर एक कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, जिसका कॉन्केविटी एक ग्राफ तो सब लोग ड्रॉ कर लेंगे, या मुझे फिर से सिखाना पड़ेगा। देखिए तो ये ग्राफ सही है मेरा, इसका वर्टेक्स तो यही रहेगा ना 0 0। ये दोबारा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने को सिखाएंगे, कम से कम तो मोर देन 20+ प्रॉब्लम हम लोग क्वाड्रेटिक का ड्रॉ किए, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, ओल्ड बैच का स्टूडेंट हो जाएगा ना, ओके। और ये बताइए u प्लस k क्या होता है, कांस्टेंट, हाँ है ना। यहाँ पे तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा सकते हैं, करेक्ट। और u कितना था स्टूडेंट, 2x स्क्वायर, और k को क्या हम लोग लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाँ है ना। और इक्वल टू कितना, 2, और 2x, तो इसका मतलब है कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर। और m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू 1 kg, इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर, करेक्ट, बाई m। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए तो इतना लिख सकते हैं। और यहां पे v मेरा स्पीड है ना, तो स्पीड नेवर भी निगेटिव, हाँ है ना, स्पीड नेवर बी निगेटिव। और अभी जस्ट आप लोग फंक्शन पढ़ ही रहे हैं, तो और आपको मैं यहाँ पूछा था टर्निंग पॉइंट मतलब x का डोमेन, तो ये तो पता है ना कि फॉर रियल नंबर रूट के अंदर निगेटिव नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या यहाँ से बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर बाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो 1 माइनस x इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका क्या हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे x का
क्या रहेगा वैल्यू? देखिए तो आपका भी इतना ही आएगा डोमेन। अभी तो जस्ट आप लोग डोमेन इनइक्वालिटी सॉल्व किए होंगे। देखते मैंने जो लिखा वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। पार्टिकल स्टूडेंट -1 से +1 तक ही आ रहा है और जा रहा है, हाँ है ना? तो ये तो इसका मतलब x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। क्या है? इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो बढ़िया एक बात हो गया। अब बताइए कि सर टर्निंग, तो उससे फ़ायदा यह है कि अब देखिए ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो क्या ग्राफ कहीं तक जाता रहेगा या जहाँ तक डोमेन रहेगा वहाँ तक ही ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा? ग्राफ वहाँ, यस। तो आपका डोमेन है कहाँ तक स्टूडेंट? x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1। यहाँ तक सब किसी को प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलना है हाँ या ना। आगे बढ़ सकते हैं? मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं SHM का बहुत फंडामेंटल एक प्रॉब्लम ले लिया हूँ, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो पता नहीं चल रहा था कि हम लोग SHM देख रहे हैं, बट एक्चुअली SHM का एक प्रॉब्लम था। अब यहाँ देखिए U दिया हुआ है 2x² स्टूडेंट, तो क्या यहाँ से फील्ड फोर्स का x कंपोनेंट निकाल लेंगे? Fx क्या होगा? -dy/dx, हाउ मच? -4x, करेक्ट। और Fx 0 कहाँ पे होगा स्टूडेंट? x इक्वल टू 0 पे, हाँ या ना? इसका मतलब x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम में भी x इक्वल टू 0 कौन सा इक्विलिब्रियम है उसको चेक करने का तरीका, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt/dx² कितना होता है? फर्स्ट मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूं, इसे नहीं। -4 होगा या +4 होगा? मैं आपसे ए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ए पूछ रहा हूं सिर्फ, कितना होगा? और किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब उस पॉइंट पे वो वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? इसका मतलब x इक्वल 0 पे जो इक्विलिब्रियम था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था या स्टेबल इक्विलिब्रियम था? अस्टेबल इक्विलिब्रियम था, यस। तो अब बताइए पार्टिकल x इक्वल टू 0, नहीं लगता कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आकर पार्टिकल का स्पीड 0 हो रहा होगा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ देखिएगा v इक्वल टू आपको क्या आया था? v इक्वल टू यही था ना, v इक्वल टू 2 × 2 - 2x²। अब im, हाँ या ना? और इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू +-1, तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड क्या है? 0, और यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड क्या है? 0। पार्टिकल यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, करेक्ट। अरे इस टाइप का मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? अब इसको हम लोग को देख लेना है कि सर SHM होगा नहीं होगा, तो देख लेते हैं। Fx तो आप निकाल लिए हैं ना, और Fx को तो क्या यहाँ से हम लोग Fx इक्वल टू m × x लिख सकते हैं? -4x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4x/1, हाँ या ना? और x को आप ऐसे लिख सकते हैं d2x/dt² -4x। और आपको बताए थे
कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो ये कैसे किसका इक्वेशन होता है? यहां देखिए एक किसका था? एसएचएम का। तो बोलिए यहां पे 4 किसका काम कर रहा है? नहीं लग रहा है 4 यहां पे ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, हाँ ना? इसलिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4। देन ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 2। तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। बताओ हाउ मच? 2 पाई बाई 2 कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट, तो इसका मतलब हम लोग को टर्निंग पॉइंट भी आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी आ गया, और जो ये ऑसिलेटरी मोशन था ये सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस एसएचएम भी है। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन मे और मे नॉट बी एसएचएम। तो यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का उसका स्पेशल केस था, एसएचएम था। और क्या निकालना था? और निकालना था काइनेटिक एनर्जी वर्सेज एक्स। तो बोलिए K प्लस E इक्वल टू 2 था, नहीं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस U, और x U का वैल्यू कितना? 2x स्क्वायर। ये बताइए, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? एंड ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट? पैराबोला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्टिटी क्या रहेगा? अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा? डाउनवर्ड। तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर का ग्राफ खुद से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक ग्राफ है इसका। कौन सा ग्राफ है? इसका वर्टेक्स यहां पे रहेगा। क्लियर? अब एक इसका ग्राफ तो आप घर पे भी ड्रॉ कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ग्राफ ड्रॉ करने को सिखा ही चुके हैं कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, करेक्ट? आपको नहीं था कि के जो यहाँ पे बाई का काम कर रहा है, के किसका काम कर रहा है? बाई का। किसका काम कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस का। तो ए किसका ग्राफ है? के वर्सेज एक्स। और ए किसका ग्राफ था? यू वर्सेस एक्स। देखिए कितना बढ़िया हो गया। और इस ग्राफ का सम एक लाइन रहेगा, हाँ या ना? कितना जूल का लाइन? 2 जूल का। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल तो कांस्टेंट ही रहना है ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक वेरी करेगा, बट मैकेनिकल वेरी नहीं करेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि सर यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे देखिएगा तो ए वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये हो गया कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ ए वैल्यू कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। तो और ए ऐड कीजिएगा, इसको यहाँ से इस एरो को लाकर यहाँ रख लीजिएगा तो इसको टच कर जाएगा। किसको टच कर जाएगा? इसका मतलब हर पॉइंट पे दोनों ग्राफ को ऐड करते रहेंगे तो क्या मिलते रहेगा? यह स्ट्रेट लाइन मिलते रहेगा। क्या मिलते रहेगा? कांस्टेंट लाइन 2 जूल का, हाँ या ना? तो आपको नहीं था कि एसएचएम सॉल्व कर दिए मजाक में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एसएचएम पढ़े ही नहीं रहते, इतना तो सॉल्व कर दिए, और एसएचएम पढ़े ही नहीं रहते, तब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं? तो ये तो समझ क्लिक कर गया, एकदम बत्ती जल गया। ओके, ये तो एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा नजर आ रहा है। ओके, इट इज द एग्जांपल ऑफ एसएचएम 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज द टाइम पीरियड। लेकिन अगर नहीं पढ़े रहते तो एकदम लाइफ में पहला बार मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं और वर्क और एनर्जी में ही हैं, एसएचएम दूर तक नहीं गए, जो कि अभी आपको मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूँ क्योंकि शायद थोड़ा बहुत आरके सर पढ़ाए होंगे, और नहीं तो आप थोड़ा बहुत स्कूल के पढ़े होंगे, या थोड़ा बहुत कहीं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्लास में जो एक प्रॉब्लम था उसके लिए मैं लिया था। लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर नहीं पढ़े रहते और फिर भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना रहता, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? एक ऑप्शन है, बोलिए क्या? सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं निकालते, दूसरा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। चलिए यहां तक देखिए, तो यहां तक तो डैम श्योर आ जाते। के इक्वल टू क्या आया था? जल्दी से बताइए। थोड़ा सा आप लोग का कॉपरेशन चाहिए। क्या के के लिए इतना लिख सकते हैं?
हाफ एम, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उसका तो वी एक्स ही रहेगा। पार्टिकल मूविंग अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस है ना, तो इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर, और m तो यहाँ पे 1 है तो वी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर, हाँ है ना। देन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2, तो वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस माइनस रूट ओवर 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है यहां तक? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैं अभी यहां पे स्पीड नहीं लिखा, वी एक्स के टर्म में ले आया। वी एक्स लिखेगा तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। हाँ, वी एक्स का मॉडुलस अगर बोल देंगे तो अब यहां देखिए, अगर ये तो समझ में आ गया कि टर्न जहां भी ये चीज आ गया कि पार्टिकल किसी दो पॉइंट के बीच में ही मोशन कर रहा है तो डैम से ऑसिलेटरी मोशन ही हो सकता है, हाँ या ना। जहां पे पॉइंट ऑफ रिटर्न आ गया कि टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 तक ही इसका मोशन है, इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इट इज काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे से हम नहीं बोलेंगे, बट इतना तो बोल सकते हैं कि यही इसका बाउंड्री है, मतलब इट इज काइंड ऑफ व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। अब यहां पे x इक्वल टू 0 से अगर x इक्वल टू +1 तक का जाने का अगर टाइम निकाल लेंगे तो आने का भी तो वही टाइम रहेगा, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालते हैं और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू +1 तक जाते रहेगा तो उस टाइम पर वी एक्स का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो उसी जब सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक का निकालना चाह रहा हूँ तो वी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? dx बाई dt 2 माइनस, हाँ या ना, विदाउट SHM। तो क्या यहाँ पे dt इक्वल टू ये लिख सकते हैं dx बाई रूट ओवर 4 माइनस 4x स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, इसको क्या लिखिएगा? 0 से t। ठीक है। और 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जाने का जो टाइम रहेगा वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का पूरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा या 1/4 रहेगा? 1/4 रहेगा। इस मेथड में कहीं भी SHM को आने दिए, अगर इस मेथड से अगर चलते हैं तो कहीं पता भी चलेगा कि SHM है या नहीं है? नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप क्या कीजिए? इंटीग्रेशन कीजिए। अब बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, ये इंटीग्रेशन का एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है, रूट ओवर a माइनस ax स्क्वायर। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप 4 को बाहर लेते हैं तो रूट ओवर, और यहाँ पे 1/2 भी कर देते हैं तो a 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन का बहुत स्टैंडर्ड एक मेथड है। तो dt का इंटीग्रेशन t 0 से 1, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है, आप लोग जब इंटीग्रेशन बनाइएगा तो आपको मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है साइन इनवर्स x। कितना होता है स्टूडेंट? ये मुझे याद है, ठीक है, और आप लोग को भी आगे चल के याद है। ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला एक है, 0 से 1। अब बताइए साइन इनवर्स 1 कितना होता है? अभी तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े होंगे ना, π/2, हाँ या ना। और साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। तो वैल्यू कितना हो गया? π/4 सेकेंड। कितना हो गया स्टूडेंट? इसका मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू +1 तक जाने में कितना सेकंड? π/4 सेकेंड। तो अब बताइए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू जाने तक π/4, आने का भी π/4, फिर से π/4 और फिर से π/4, तो कितना π/4 सेकंड? 4 π/4 सेकंड। तो कितना सेकंड हो जाएगा? पाई सेकंड। ऐसे पहले तो जो SHM का मेथड सॉल्व किया उसमें भी तो पाई सेकंड आया, तब समझ में आ गया।
तो आपको नहीं था कि एकदम एसएचएम का पहला क्लास ही सॉल्व कर दिए? इट इज काइंड ऑफ व्हाट, इट इज काइंड ऑफ एसएचएम। लेकिन इसमें इस मेथड से चलेंगे तो एसएचएम आएगा भी नहीं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को कम से कम प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, घर पे। मतलब इस प्रॉब्लम को मैं अलग अलग एंगल से देखने का कोशिश कर रहा था और नहीं लगता कि इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब बिल्कुल नहीं घबराना है, इस टाइप का इंटीग्रेशन कम से कम तो आपको 100 बनाना ही है। ये आपका कैलकुलस में का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसलिए ये आपको बनाना ही पड़ेगा। यह स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन में मैं छोड़ दिया था, इस यहाँ देख लीजिएगा, सिर्फ आज हिंट देके छोड़ देते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है, मोशन इन वर्टिकल प्लेन, जिसमें मिनिमम क्या होना चाहिए और इससे रिलेटेड जितना भी बात है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही।